बस्तर में 4 दशक तक माओवाद था और 4 दशक तक माओवाद था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि 31 मार्च बीत चुका है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था और वो 31 मार्च के बाद लगभग सारे माओवादी लौट कर आ चुके हैं। दंड कारण से तो आ ही चुके हैं और जब ये माओवादी वापस लौटने लगे तो इनका मुख्य धारा में सरकार के द्वारा विधिवत स्वागत भी किया गया। लेकिन अब बस्तर में आदिवासियों के बीच इस बात को लेकर भी खलबली मची हुई है या विरोध मचा हुआ है कि आखिर वो माओवादी जो जंगलों में इतने साल तक थे और हथियार लेकर चलते थे, उनका स्वागत तो किया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माओवादियों को चावल दिया करते थे या माओवादियों के कहने पर गड्ढे खोदा करते थे, सरकारी भवनों को तोड़फोड़ किया करते थे, उन पर अभी भी सरकार मेहरबान नहीं है। तो उसको लेकर आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और इसको लेकर बीजापुर में एक बड़ी बैठक भी हुई। क्या हुई बैठक में क्या बातचीत हुई और क्यों ये आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बुधवार को बीजापुर के जो विधायक हैं विक्रम मंडावी, उनके पास बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हुए थे और इसको लेकर एक बहुत देर तक एक बैठक चली। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो था वो एजेंडा ये था कि दरअसल अगर आपको पता हो और नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि बस्तर के जो अलग अलग जेल हैं, चाहे दंतेवाड़ा का जेल हो या जगदलपुर का जेल हो या कांकेर का जेल हो, ऐसे कई जेलों में बहुत सारे आदिवासी नक्सल मामलों में जेलों में बंद हैं। और आपको बताऊं कि बहुत सारे जो आदिवासी हैं उन पर संदेह के आधार पर भी कि ये माओवादियों का समर्थक है या माओवादियों को इसने चावल दिया या माओवादियों का मददगार रहा है, इस आधार पर भी बहुत सारे माओवादी जेलों के अंदर, मैं बार बार माओवादी बोल रहा हूँ क्योंकि उन पर माओवादी होने का आरोप लगा है, लेकिन वो आदिवासी हैं और अभी तक साबित नहीं हुआ है, विचाराधीन कैदी के तौर पर वो जेलों में बंद हैं। अब आदिवासियों के मन में ये बात आ रही है कि आखिर जब माओवादी हथियारों के साथ वापस लौटे तो सरकार ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। तो आखिर जब उनके जो परिजन हैं जो जेलों में बंद हैं और उनके रिहाई का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो सरकार उनके बारे में कब सोचेगी। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी से बातचीत की, लंबी चर्चा की और विक्रम मंडावी ने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द ही एक टीम बनाई गई वहीं बैठक के दौरान और टीम को एक समिति के तौर पर गठित किया गया और इस समिति को लेकर विक्रम मंडावी ने सभी को आश्वासन दिया है कि आपको बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष से उनकी मुलाकात करवाएंगे और इस बात को उन तक पहुंचाया जाएगा कि आखिर जो जेलों में बंद आदिवासी हैं उन्हें कब रिहा किया जाएगा या उनके लिए सरकार कब सोचेगी। इसको लेकर बाकायदा बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने आदिवासियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम बीजापुर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल जो बीजापुर विधायक हैं उनका ये कहना है कि बहुत सारे आदिवासी हैं जो माओवादी नहीं हैं, बावजूद इसके वो जेलों में बंद हैं और उनकी रिहाई के लिए भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि विक्रम मंडावी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो माओवादी लौट कर आए हैं, जिन्होंने मुख्य धारा में प्रवेश करना स्वीकार किया है, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो जो जेलों में बंद हैं उनके गुनाह कब माफ़ किए जाएंगे, जो छोटे छोटे केस में हैं या फिर बेवजह भी हैं, शक के आधार पर हैं, उनके केस कब माफ़ किए जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफर्म करना होगा बीजापुर विधायक को भी कि सरकार ने क्या जो माओवादी लौट कर आए हैं उनके सारे केस माफ़ कर दिए या नहीं। शायद इसको लेकर भी सरकार अलग से सोच रही है या फिर इस पर भी विचार और मंथन कर रही है कि जो माओवादी लौट कर आए हैं उनके ऊपर जघन्य हत्या के केस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी घटनाओं में उनके नाम शामिल हैं। ऐसे में क्या सभी माओवादियों के नाम से जो आरोप लगे हैं वो आरोप को खारिज कर दिया जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर भी अभी सरकार ने कोई बयान दिया नहीं है। सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है कि जो माओवादी लौट कर आए उनके सारे केस माफ़ कर दिए गए हैं। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनके केस माफ़ कर दिए गए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनका मुख्य धारा में स्वागत किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया था, हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि अगर वो लौट कर आते हैं मुख्य धारा में तो उन्हें फिर से मुख्य धारा जैसी जीवन जीने के लिए सरकार पूरी तरह से मदद करेगी और शायद उनके ऊपर जो केस हैं वो भी ख़त्म करने पर प्रयास करेगी। लेकिन ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने ही एक बयान ये भी दिया था
कि जेल जंगल से जो पुनर्वास हुआ है, अब उसके बाद जेल से भी पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वो लोग जो माओवादी मामले में या माओवादी घटनाओं में या माओवादी होने के आरोप में जेलों में बंद हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। अगर वो पुनर्वास करना चाहेंगे तो जेल से पुनर्वास को लेकर भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, एक पहल शुरू की जाएगी। हालांकि इस बयान के बाद इस पर सरकार ने क्या कुछ पहल शुरू की है, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है। ना ही सरकार ने इसको लेकर आगे क्या प्रक्रिया शुरू की है, इसको लेकर कोई बयान दिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि बस्तर में ऐसे कई आदिवासी हैं जो बेवजह जेलों में बंद हैं। इसको लेकर मुझे कई बार कई लोगों से उनकी कहानियाँ सुनने को मिली हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप बस्तर टॉकीज़ में अगर ढूंढेंगे तो मुझे बहुत ठीक याद आ रहा है कि एक एनकाउंटर की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए मैं बोड़गा गांव गया हुआ था। उस दौरान मुझे वहाँ एक आदिवासी मिला जो बहुत अच्छे से हिंदी में बात कर रहा था। तब मैंने उससे पूछा था कि दादा इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप, क्या आप जेल तो नहीं गए थे? तो उसने कहा कि सर आपको कैसे पता? तो मैंने कहा स्कूल तो आप कभी गए नहीं होंगे, इतने अंदर हैं, पक्का जेल ही गए होंगे तभी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो उसने कहा हाँ सर, मैं 3 महीने जेल में रहा। तो मैंने कहा कि 3 महीने जेल में थे तो ऐसे किस केस में आप चले गए? उसने कहा नक्सली केस में जेल में डाल दिया गया था मुझे। तो 3 महीने जेल में रहने के बाद एक नक्सली कैसे छूट गया, ये मेरे मन में जिज्ञासा हुई। जब मैंने उनसे सवाल पूछा आगे तो उन्होंने कहा कि वो एक मेला देखने गए हुए थे, पुलिस ने उन्हें वहीं से पकड़कर सीधे जेल भेज दिया और उन पर आरोप लगा था कि वो माओवादी हैं। हालांकि 3 महीने के बाद उन्हें न्यायालय ने बाइज्जत बरी भी कर दिया। लेकिन ये दर्द यहीं नहीं खत्म हो जाता है, ये दर्द उन्हें 10 साल तक भोगना पड़ा। कारण कि जब वो जेल में बंद थे तब उनकी पत्नी, जो पूरी तरह से अनपढ़ थी, जो हिंदी भी नहीं जानती थी, पता नहीं वो कैसे कैसे इंद्रावती नदी पार करके भैरमगढ़ पहुंच के फिर दंतेवाड़ा पहुंची होंगी। फिर दंतेवाड़ा में उन्होंने पता नहीं कैसे न्यायालय ढूंढा होगा, फिर पता नहीं कैसे वो वकील ढूंढी होंगी, फिर उसमें भी ये तय करना कि किस वकील को चुनना है जो उनके लिए बेहतर हो, ये फैसला लिया होगा। उसके बाद कई बार उन्हें सफ़र करना पड़ा। कभी आधार कार्ड नहीं लाई, कभी वोटर आईडी कार्ड नहीं लाई, कभी राशन कार्ड नहीं लाई, कभी कोई दस्तावेज छूट गया तो फिर उन्हें वो सफ़र करके वापस पैदल लौटना पड़ता था। ऐसे कई सफ़र करके, लेकिन घर की मुर्गियाँ बकरियाँ बेचकर एक ज़मीन को गिरवी रख के उन्होंने अपने पति की रिहाई करवाई। और वो जो ज़मीन उन्होंने गिरवी रखी थी अपने पति को रिहा करवाने के लिए, वो ज़मीन को उन्हें छुड़ाने में 10 साल लग गए। 10 साल तक वो आदिवासी लगातार पैसे एकत्रित कर करके वो ज़मीन छुड़ाने के पीछे लगा था, जो वो 10 साल के बाद छुड़ा पाया। तो 3 महीने की जेल तो काटी उसने, लेकिन 10 साल ये भी भोगा जो उसकी ज़मीन उसके हाथ से चली गई थी। तो इस तरह के हजारों किस्से बस्तर में दबे पड़े हैं। कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई जानना नहीं चाहता, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को लगता है कि अगर ये आदिवासी है तो हो सकता है कि ये माओवादी होगा ही, क्योंकि ये बहुत अंदर जंगल में रहता है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि बस्तर के बहुत अंदर में जब माओवादी थे तब उनकी सरकार चलती थी और किसी की औकात नहीं होती थी कि वो सरकार की बात को काट दे। आप शहर में बैठे हैं, आपकी भी औकात नहीं है कि आप सरकार की बात काट दें। तो आप सोचिए ना कि जंगल के अंदर वो सरकार, हमारी सरकार तो संविधान से चलती है, फिर भी हम खिलाफत नहीं कर पा रहे। तो आप सोचिए वो सरकार जो बंदूकों के दम पे चलती थी, क्या उसका खिलाफत कोई कर पाता? क्या किसी में इतनी हिम्मत होती? तो आदिवासी जो डरा सहमा सा है, जो जब से देख रहा है तो बंदूक वाली सरकार ही देख रहा है, तो उसकी हिम्मत कैसे होती कि उसकी खिलाफत कर पाता? और यही वजह है कि जब जब माओवादियों ने कहा, आके फरमान जारी किया कि हमारी एक टीम आई हुई है, उस टीम के खाने की व्यवस्था की जाए और किसी एक को जिम्मेदारी दे दी गई कि जाओ पूरे पारा से मोहल्ला से चावल एकत्रित करो, तो जाता था चावल एकत्रित करने। कई बार ऐसा होता था कि आदिवासियों को, ग्रामीणों को एकत्रित करके सड़कें खुदवाई जाती थीं, बिल्डिंगें तोड़वाई जाती थीं और उनको तोड़ना पड़ता था। नहीं तोड़ेंगे तो हो सकता है उनका जीवन चला जाए। तो ऐसे कई लोग हैं। और बाद में क्या होता था? बाद में होता ये था कि कई बार गिरफ्तारियां होती थी कि फलाने सरकारी बिल्डिंग को फलाने आदिवासी ने तोड़ा। ये आदिवासी नहीं, ये माओवादी। अब सोचिए, माओवादियों के डर से वो बिल्डिंग भी तोड़ रहा है, नहीं तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, किसके पास शिकायत करने जाए? लेकिन आज वो जेल में, जिसने आदेश दिया वो मुख्य धारा में लौट आया और सरकार उसका रेड कॉर्पेट में स्वागत कर रही है। जिसने आदेश माना वो आज भी जेल में है। और यही वजह भी है
कि बीजापुर के अम्बेली गांव से सलवा जुड़ूम की जो शुरुआत हुई थी, आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमने कैसे जो वहाँ के एक खान साहब हैं उनसे 2 पार्ट में उस वीडियो को दिखाया और लंबी बातचीत की है, जिसमें हमने बताया, जिसमें उन्होंने भी बताया कि किस तरह से सलवा जुड़ूम की जो अम्बेली की पहली बैठक थी, दरअसल वो माओवादियों के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि माओवादियों की वजह से आदिवासी बेवजह जेल जा रहे थे और यहाँ से शुरुआत हुई थी आदिवासियों की लड़ाई माओवादियों के खिलाफ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बैन कर दिया, बंद हो गई, बहुत सारा मारकाट भी हुआ। लेकिन इस तरह की कहानियाँ हैं और ये कहानी मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विक्रम मंडावी के पास जो आदिवासी पहुँचे हुए थे, ये मुद्दा बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही सही मुद्दा है कि वाकई में जेल के अंदर बहुत सारे आदिवासी हैं जो बंद हैं माओवादी के नाम पर। उनके पास ना कोई ऐसा बंदा है जो उनको रिहा करवा पाए, ना उन्हें इस बात की जानकारी है कि कैसे कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, कौन उनके लिए कानून की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होगा, कैसे उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा। जब आज सारे माओवादी हथियार लेकर लौट आए हैं, सरकार उनके लिए सोच रही है, तो मुझे लगता है सरकार ने जो बयान दिया था कि जंगल से पुनर्वास के बाद अब जेल से भी पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो सरकार को इस पर पहल शुरू कर देनी चाहिए। बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गया, सारे माओवादियों के लौट के आने का सिलसिला अब थम गया है। अब उन आदिवासियों को भी घर वापस लाने का सिलसिला सरकार को शुरू करना होगा, तब सरकार पर आदिवासियों का भरोसा मजबूत होगा, तब लगेगा हाँ सरकार आदिवासियों के लिए भी सोचती है, नहीं तो यही लगेगा सब बयानबाजी है, आज बोले कल भूल गए, कौन पूछता है कौन देखता है। विक्रम मंडावी ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, और वहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। जेल में जो बंद हैं, वैसे हमारे गरीब निर्दोष आदिवासी उनके पूरे परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर जी घटना है और सबसे विचार विमर्श बात करने के बाद आज ये निर्णय लिया गया है कि हम सब लोग जो भी निर्दोष हमारे आदिवासी जेल में बंद हैं उनको छुड़वाने के लिए कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 12 तारीख को हम सभी लोग यहाँ पर आज एक समिति का गठन भी हुआ है। जो जो भी प्रभावित पीड़ित पारिवारिक समिति के लोग हैं वो सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और भी बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए रायपुर जाकर उनसे भी मिलेंगे। और मुख्यतः आज यहाँ पर सबसे बात करने के बाद ये जो निष्कर्ष निकला बात हुआ कि हम सभी का मांग है, सरकार से हम विनती निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने घोषणा किया कि 31 मार्च के बाद बस्तर एक नक्सल मुक्त बस्तर हो चुका है और उसका स्वागत भी हम करते हैं कि नक्सल मुक्त बस्तर हुआ है, शांति हुआ है, इसके लिए भी हम सरकार धन्यवाद देते हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो नक्सलियों में जो काम करते तो नक्सलियों ने समर्पण किया या पुनर्वास किया, जैसे भी किया, उनके केसों को सरकार ने माफ किया और वो किसी भी ऐसे बड़े नक्सलियों को जेल नहीं हुआ और माफी दिया गया और वो अपने अपने घरों में है या जहां पर भी आराम से अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन वो अगर वही दूसरी ओर देखेंगे तो हमारे जो निर्दोष लोग जो नक्सल बहुत से लोगों ने नक्सल मामलों में कोई संलिप्तता भी नहीं थी या थे भी तो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का थे, और ऐसे लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं। तो जो वास्तव में जिन्होंने नक्सल की शुरुआत की, देवजी जैसे बड़े कमांडर, जिसमें बड़े नक्सल का बड़ा कमांडर देवजी को मानते हैं शायद, जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिला है, तो जब सरकार उनके पर भी संगीन धारा लगाए, बड़े बड़े केस बने हैं, बहुत सारे केस हैं, जब उनको अगर माफ हो रहा है, वो उनको सिलेंडर वो कर रहे हैं, उनको माफी हो रहा है, वो आराम से अपने घरों में तेलंगाना में पहुंचे अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर उन्हीं केसों में वही धारों में जो हमारे निर्दोष आदिवासी आज जेलों में, सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कब उनको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे। आज एक लोगों को जमानत कराने के लाखों रुपया लग रहा है। आज इनकी हैसियत नहीं है जो लाखों रुपया अपने पैसा लाए, वकील को दे, जमानत कराए, पेशी जाए, जेल जाए मिलने के लिए। तो बहुत सारा मुश्किलों का सामना हमारे बहनों को करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, जरूर बहुत मुश्किल से ये लोग दिन गुजार रहे हैं। तो इन सभी बातों को विचार विमर्श हुआ है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आपने बड़े नक्सलियों को हार्डकोर नक्सलियों को माफी दिया है, उनकी केसों को माफ किया है, वो अपने अपने घरों में, तो उसी तरीके से ये निर्दोष आदिवासियों को भी माफी दिया जाए और जेल से निकाला जाए। ये हमारा मांग आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से, और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि गरीब आदिवासियों के हित में, गरीब आदिवासियों को देखते हुए, उनकी तकलीफ को पसंद को देखते हुए, माननीय हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं
तो निश्चित तौर पर वो भी आदिवासी हैं। तो कहने जो हमारे आदिवासी जो भाई बहन है उनके भी दर्द को समझेंगे और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो तत्काल जेलों में जो बंद हैं हमारे निर्दोष आदिवासी भाई बहन, तो उनको तत्काल छोड़ा जाए। ग्राम पंचायत बेलनाथ से हूँ। मेरे पति भी जेल में थे, मेरे ससुर भी जेल में 1 साल हो गया दोनों का। बिलासपुर में है अभी मेरे पति संगरपुर से है, उनका बिलासपुर में केस खत्म हो गया बोल रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा पैसा भी दे दिया वकील को, उधर केस खत्म हो गया बोल रहे हैं, ना ही इधर ट्रांसफर करते हैं ना ही छोड़ रहे हैं। इधर जमानत के लिए डाले थे तो बोल रहे हैं एनआई केस है, इधर भी वकील को पैसा दिए एनआई केस है। एनआई केस वाले लोग का केस छोड़ते नहीं, जमानत नहीं मिलता है बोल रहे इधर वकील लोग भी। और मेरे ससुर तो खुद सरेंडर हो गए थे, मेरे ससुर के साथ जितने लोग भी काम कर रहे सबको छोड़ दिए, सिर्फ मेरे ससुर को जेल हो गया। क्या कारण है? इतने नक्सली, इतने बड़े नक्सली लोग को छोड़ दिए हैं। मेरे घर वाले लोग क्या इतने बड़े नक्सली लोग हैं जो दोनों को जेल हो गया। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा बच्चा 1 साल का है, उसको छोड़ के मैं पीडीएस दुकान चलाती हूँ। अभी छोड़ के 12 किलोमीटर पैदल चल के आती हूँ। नलसनार में जाता है पीडीएस दुकान गिरनार का, वहीं पे चावल देती हूँ, मेरे पति का काम करती हूँ। पति है जेल में 1 साल हो रहा है। अभी तो बहुत परेशानी तो होगी, छोटे बच्चे लोग हैं और घर में काम कर देने वाले कोई नहीं। सलीम पास वकील को पकड़े हैं, 50-60 हजार पैसा भी अभी नहीं लगा है, थोड़ा टाइम लगेगा करके बोल रहे हैं। गया महीना के बोले थे निकाल देंगे करके, लेकिन अब तक नहीं निकाले। अभी बाबा वाले वकील से नहीं जा रहे हैं। गाँव में और ऐसे लोग हैं? हाँ है सर, अमोना के गाँव में 5-6 लोग हैं जेल में, दंतेवाड़ा में भी है और चौधरी में भी है। तो सुना आपने, विक्रम मंडावी और कुछ ग्रामीणों ने अपनी बात रखी है और मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि मैं बीजापुर पहुंच नहीं पाया, नहीं तो इस पर और विधिवत बातचीत हो पाती ग्रामीणों से, और अफसोस है इस बात का। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन आदिवासियों तक पहुंचूं, उनकी बात सुनूं, उनकी कहानियां सुनूं, आप तक लाऊं कि कैसे एक आदिवासी माओवादी बनकर जेल में अपने जीवन का उपल काट रहा है, जो माओवादी वो कभी था ही नहीं। मजबूरी में जो कृत्य उसको करवाया गया उसकी सज़ा वो भोग रहा है, जिसने करवाया वो तो वापस लौट आया है। मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर पहुंच नहीं पाए तो क्या हुआ, इस मुद्दे को तो ज़रूर उठाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। पसंद आए या ना आए, जिम्मेदारी के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद।